सुपर अमेजिंग से टॉपिक के साथ में विच इज केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में मेजरली हमारी दो रिएक्शंस होती है। पहली है आपकी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंड सेकंड हमारी हो जाती है बच्चे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। एटीपी सिंथेसाइज होगी कैसे? जो आप एडीपी में फॉस्फेट को ऐड करेंगे तो आपका बन जाएगा एटीपी। फॉस्फेट को ऐड करना कहलाता है फॉस्फोराइलेशन। तो चलिए जी देख लेते हैं कि एक्चुअली ये एटीपी कैसे सिंथेसाइज हो रहा है, क्या फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ल्यूमेन में मैम सारी प्रोसेस के बाद में 16H+ मेरे प्रेजेंट है। स्ट्रोमा में कितने प्रेजेंट है? बोलो मैम स्ट्रोमा में सारी एक्टिविटीज के बाद में मेरे 6H+ प्रेजेंट है। क्या इन दोनों में ग्रेडियंट एस्टैब्लिश हुआ या नहीं हुआ? बताओ ग्रेडियंट कैसे बनेगा? 3 स्टेप से। पहला स्टेप है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, दूसरा है इलेक्ट्रॉन कैरियर एक्चुअली एक्टिंग एज हाइड्रोजन एक्सेप्टर एंड थर्ड आपका NADP रिडक्टेज जो है वो स्ट्रोमा में प्रेजेंट है। तो हमने देखा तीनों प्रोसेस के बाद में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट बिटवीन ल्यूमेन एंड द स्ट्रोमा। नाउ कम्स द मोस्ट क्रूशियल पार्ट। अब जो ये डिफरेंस क्रिएट हो गया है हमें इस डिफरेंस को ब्रेक करना पड़ेगा। हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य। बहुत स्वागत है आपका एक सुपर अमेजिंग से टॉपिक के साथ में विच इज केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि मैम फोटोसिंथेसिस में एटीपी बनता तो है बट वो एटीपी एक्चुअली कहाँ से बन रहा है, ये प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या होता है और क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है उस प्रोटॉन ग्रेडियंट को एस्टैब्लिश करने में, और उसी प्रोटॉन ग्रेडियंट को ब्रेक करते टाइम पे एटीपी भी बन रहा है। तो ये क्या झोल है, जरा हमें समझाए। तो आज हम इस पूरे टॉपिक के बारे में समझेंगे कि कैसे आपका एटीपी सिंथेसाइज होता है, व्हाट इज केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस एंड फोटोसिंथेसिस में इसका क्या रोल है। लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन। सो बच्चे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है हर साल। आप देखना जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे तो बहुत बार आपको इसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस की हम शुरुआत कर रहे हैं फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं कि किस साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में, तो पीटर मिशेल साहब ने हमें समझाया कि प्लांट एक्चुअली एटीपी कैसे सिंथेसाइज कर रहा है, प्रोटॉन ग्रेडियंट का क्या उसमें फंक्शन होता है। तो मैं आपको एक बेसिक से शुरुआत करते हुए समझाती हूं। अगर मैं बात करूं बच्चे फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस में मेजरली हमारी दो रिएक्शंस होती है। मेजरली हमारी दो रिएक्शंस है। पहली रिएक्शन हो जाती है बच्चे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। पहली है आपकी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। अब नाम से हमें समझ में आ रहा है कि इस रिएक्शन के लिए हमें सनलाइट की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम इसको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं। एंड सेकंड हमारी हो जाती है बच्चे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। अब इसके भी नाम से हम यही समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब सनलाइट की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। नाउ फोटोसिंथेसिस का एक्चुअल रोल ये है कि प्लांट इज कैपेबल टू सिंथेसाइज ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अपना फूड स्वयं सिंथेसाइज कर पाता है। अब जो ये अपना फूड स्वयं सिंथेसाइज कर रहा है मतलब CO2 को फिक्स करके ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर पाता है। तो आउट ऑफ दीज टू रिएक्शंस लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन इज द वन जिसमें एक्चुअली प्लांट CO2 मॉलिक्यूल को फिक्स करके ग्लूकोज मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज कर रहा होता है। अब इसको फिक्स करने के लिए हमें चाहिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट व्हिच इज योर एटीपी मॉलिक्यूल व्हिच इज योर NADPH2। ये एटीपी NADPH2 ये कहां से आता है? तो दिस एटीपी माय डियर किड्स इज कमिंग फ्रॉम योर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। तो यहां पे सिंथेसाइज होती है आपकी एटीपी एंड NADPH2। ऑलराइट, अब बच्चों आप ध्यान देना जरा, एटीपी सिंथेसाइज होगी कैसे? जब आप एडीपी में फॉस्फेट को ऐड करेंगे तो आपका बन जाएगा एटीपी। फॉस्फेट को ऐड करना कहलाता है फॉस्फोराइलेशन।
विच मीन्स ये जो रिएक्शन है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, क्या हम इसको फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन बोल सकते हैं? आंसर इज यस। सिंस ये जो रिएक्शन हुई है ये सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, इसलिए हम इसको फोटो फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। तो बच्चों लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को हम फोटो फॉस्फोराइलेशन भी बोल सकते हैं। अभी जो फोटो फॉस्फोराइलेशन है इट माइट बी साइक्लिक और इट माइट बी नॉन साइक्लिक एज वेल। ये आपका दो प्रकार का हमें देखने को मिलता है, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन एंड साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। ऑलराइट, तो चलिए जी देख लेते हैं कि एक्चुअली ये एटीपी कैसे सिंथेसाइज हो रहा है, क्या फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बच्चे जो आपका एटीपी मॉलिक्यूल है, एटीपी मॉलिक्यूल बनता कैसे है? थ्रू योर केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। पीटर मिशेल साहब ने कहा कि यार एटीपी बनाने के लिए हमें प्रोटॉन ग्रेडियंट की आवश्यकता पड़ती है। नाउ व्हाट इज प्रोटॉन ग्रेडियंट? ग्रेडियंट का मतलब होता है वेरिएशन, प्रोटॉन का मतलब हुआ H+, तो हमें H+ में वेरिएशंस निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये जो H+ का वेरिएशन है ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? अगर हम बात करें लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की जिसमें आपका एटीपी बन रहा है वो आपका थैलेकॉइड में हो रही है, और जो डार्क रिएक्शन है जो आपकी लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है जहां पे CO2 फिक्स होकर ग्लूकोज बनता है वो आपकी स्ट्रोमा में होती है। तो स्ट्रोमा में है मेरी लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन मतलब डार्क रिएक्शन बिकॉज वहां पे एंजाइम्स प्रेजेंट है, और थैलेकॉइड के ल्यूमन में है मेरी लाइट रिएक्शन बिकॉज वहां पे पिगमेंट्स आपके प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो बच्चे आपके पिगमेंट्स प्रेजेंट है, वहीं पे आपका एटीपी भी बनने जा रहा है। हमें प्रोटॉन का ग्रेडियंट एस्टैब्लिश करना है। ये प्रोटॉन का ग्रेडियंट एस्टैब्लिश होता है तीन तरीके से। इसके लिए तीन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। पहला फैक्टर हो जाता है आपका फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ये क्या फैक्टर है हम समझेंगे डिटेल में। दूसरा फैक्टर आपका हो जाता है बच्चे कि जो कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आर एक्चुअली वर्किंग एज हाइड्रोजन एक्सेप्टर, वो आपके हाइड्रोजन एक्सेप्टर की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। एंड तीसरा फैक्टर माय डियर किड्स इट इज बेसिकली जो आपका NADP रिडक्टेज एंजाइम है, दिस NADP रिडक्टेज एंजाइम इज प्रेजेंट इनटू योर स्ट्रोमा। ये आपका थर्ड फैक्टर है। तो ये तीन फैक्टर की वजह से ही आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, और प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से ही आपका ATP सिंथेसाइज होता है। अब जरा डिटेल में समझ लेते हैं ये तीन फैक्टर कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट में। लेट्स अंडरस्टैंड। तो बच्चों ये मेरा एक थैलेकॉइड है, ये मेरा एक थैलेकॉइड बना दिया मैंने। ठीक है, यहां मैं लिखती हूं दिस इज माय थैलेकॉइड। थैलेकॉइड का ये ल्यूमन वाला पार्ट आप देख रहे हैं, दिस इज माय ल्यूमन वाला पार्ट। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन की तो ये मेरा फोटो सिस्टम 2 हो गया जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कैरियर्स मेरे प्रेजेंट होते हैं, प्लास्टोक्यूनोन्स है मेरे, ठीक है, फियोफाइटिन है, साइटोक्रोम B6F है, साइटोक्रोम B6F के अलावा भी मेरे क्यूनोन्स हैं, क्यूनोन के अलावा बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। PS1 के बाद में आपका एक्चुअली वी आर हैविंग NADP प्लस ऑल्सो जो NADPH बनाता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट है बच्चों मेरा स्ट्रोमा एंड ये वाला पार्ट है मेरा ल्यूमन। अब ध्यान देना जो ग्रेडियंट एस्टैब्लिश होगा दैट विल बी इनसाइड द थैलेकॉइड ल्यूमन एंड द स्ट्रोमा। अब हमें ध्यान देना है इन दोनों पे, किस पे? ल्यूमन पे एंड स्ट्रोमा पे। अभी न्यूट्रल कंडीशन है, मैं बात कर रही हूं ये तीनों कंडीशन अभी शुरू नहीं हुई है, उससे पहले यहाँ पे जो H+ का कॉन्सेंट्रेशन है ल्यूमन में, लेट अस गो टू एन एग्जांपल। एक एग्जांपल हम समझ लेते हैं। मान लो यहाँ पे ल्यूमन में मेरे 10 H+ है, ठीक है, और स्ट्रोमा में, ये बाहर स्ट्रोमा है, यहां भी मेरे 10 H+ है, दोनों बराबर है, कोई वेरिएशन नहीं है, कोई ग्रेडियंट एस्टैब्लिश नहीं हुआ। बात क्लियर है यहां तक? कोई ग्रेडियंट नहीं हुआ। अब पहला स्टेप हुआ, पहला स्टेप है मेरा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, मतलब यहां पे मेरा 2 वाटर मॉलिक्यूल्स स्प्लिट होते हैं, 4 H+ प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाते हैं।
जब मेरा फर्स्ट स्टेप विच इज फोटोलाइसिस हुआ, यहां लिख रही हूं, पहला स्टेप हुआ मेरा फोटोलाइसिस, जिसकी वजह से ल्यूमेन में 4 H+ एक्स्ट्रा हो गए हैं। तो पहले इनिशियली 10 थे, अब कितने हुए? बोलो मैम, अब हो गए हैं 14 H+ हो चुके हैं। स्ट्रोमा में इनिशियली 10 थे, अब कितने हुए? मैम अभी भी 10 H+ ही रहेंगे, क्योंकि हमने कुछ भी यहाँ पे ऐड नहीं करा है। जो फोटोलाइसिस है वो तो यहाँ इनसाइड में हुआ है। बात मेरी क्लियर है? यस। तो आफ्टर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ल्यूमेन में H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है देन द स्ट्रोमा। क्लियर है? चलो सेकंड स्टेप पे चलते हैं। सेकंड स्टेप ये है, मैंने कहा कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ऐसे हैं जो एक्चुअली हाइड्रोजन एक्सेप्टर के जैसे बिहेव कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका साइटोक्रोम B6F, जब आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, यहां से इसने एक्सेप्ट किया, आगे ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टेंस के साथ में जो बाहर मेरा ये स्ट्रोमा प्रेजेंट है बच्चे, इस स्ट्रोमा से ये H+ को भी ले लेता है, H+ को भी ले लेगा। तो क्या किया इस इलेक्ट्रॉन कैरियर या हाइड्रोजन एक्सेप्टर ने? स्ट्रोमा से H+ को लेके ल्यूमेन के अंदर उसको ट्रांसफर कर दिया। मान लेते हैं इसने 2 H+ लिया स्ट्रोमा से, और इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लास्ट टू द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर, इसने 2 H+ को बाहर से लिया और उस 2 H+ को ल्यूमेन में भेज दिया। ऐसा क्यों किया? बिकॉज दिस माय डियर किड्स, दिस इज एक्टिंग एज ए हाइड्रोजन एक्सेप्टर अलोंग विद इलेक्ट्रॉन कैरियर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो कर ही रहा है, साथ में हाइड्रोजन एक्सेप्टर के जैसे भी बिहेव कर रहा है। इसकी वजह से H+ स्ट्रोमा से उठा करके ल्यूमेन में भेज दिया। अब जब ये सेकंड स्टेप हो गया, यहां पे पहले 14 थे H+, अब कितना हो गया? बोले मैम 2 और ऐड हो गया, यहां पे 16 H+ हो चुका है। स्ट्रोमा में पहले मेरे 10 H+ थे, 2 H+ को पुश कर दिया अंदर, कितना बचा? बोलो मैम अब यहां पे तो 8 H+ बच गया। एम आई क्लियर? मैं आपको समझा रही हूं कैसे प्रोटॉन ग्रेडियंट एस्टैब्लिश होता है। एस्टैब्लिश होने के पीछे 3 फैक्टर होते हैं। फर्स्ट फैक्टर आपका फोटोलाइसिस है, सेकंड फैक्टर आपका कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर ऐसे हैं जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर के जैसे बिहेव कर रहे हैं, दैट इज द रीजन कि स्ट्रोमा से H+ को लेके वो अंदर ल्यूमेन में पुश कर पा रहे हैं। एंड थर्ड रीजन माय डियर किड्स, जो आपका ये NADP प्लस NADPH2 में कन्वर्ट हुआ है ना, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका NADP रिडक्टेज एंजाइम। ये जो एंजाइम है, सारे के सारे एंजाइम आपके स्ट्रोमा में प्रेजेंट है, इसीलिए सारी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज आपकी स्ट्रोमा में होती है। अब जब ये NADP प्लस में H+ को ऐड करेगा तभी तो NADPH बनाएगा। तो इसने क्या किया? स्ट्रोमा से ही H+ को पिक किया और NADP प्लस में ऐड कर दिया। पहले थे 8 H+, 2 और कंज्यूम हो गया, कितना बचा? बोलो मैम 6 H+ बचा। अब तो नाउ ये 3 फैक्टर कंप्लीट होने के बाद अब मुझे बताओ ल्यूमेन में, बच्चों मेरे मुझे बताओ ल्यूमेन में कितने H+ है? ये मैं मैथमेटिकली समझा रही हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ पाए बात अच्छे से। ल्यूमेन में मैम सारी प्रोसेस के बाद में 16 H+ मेरे प्रेजेंट है। स्ट्रोमा में कितने प्रेजेंट है? बोलो मैम स्ट्रोमा में सारी एक्टिविटीज के बाद में मेरे 6 H+ प्रेजेंट है। क्या इन दोनों में ग्रेडियंट एस्टैब्लिश हुआ या नहीं हुआ? बताओ, ग्रेडियंट हुआ कि नहीं हुआ? यस मैम, देयर इज प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर माय डियर किड्स? मैं वापस से आपको समझा रही हूं। मैंने आपको ये कहा कि बच्चे ATP कैसे बनेगा, हम समझते हैं थ्रू केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। उसके लिए हमें प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने की आवश्यकता है। ये पीटर मिशेल साहब ने हमें समझाया कि भाई जब तक ग्रेडियंट नहीं बनेगा काम नहीं चलेगा। ग्रेडियंट कैसे बनेगा? 3 स्टेप से। पहला स्टेप है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, दूसरा है इलेक्ट्रॉन कैरियर एक्चुअली एक्टिंग एज हाइड्रोजन एक्सेप्टर, एंड थर्ड आपका NADP रिडक्टेज जो है वो स्ट्रोमा में प्रेजेंट है। तो हमने देखा तीनों प्रोसेस के बाद में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट बिटवीन ल्यूमेन एंड द स्ट्रोमा। नाउ कम्स द मोस्ट क्रूशियल
पार्ट। अब जो ये डिफरेंस क्रिएट हो गया है, हमें इस डिफरेंस को ब्रेक करना पड़ेगा। अब इस डिफरेंस को हम ब्रेक कैसे करेंगे? जब तक कि हम ल्यूमेन से स्ट्रोमा में H+ नहीं भेजेंगे, ये जो डिफरेंस है, ये जो तालमेल गड़बड़ हो गया है, वो गड़बड़ ही रहेगा। तो वी नीड टू सेंड दिस H+ फ्रॉम ल्यूमेन टू योर स्ट्रोमा। अब कैसे भेजे? वी डू हैव F0 F1 पार्टिकल्स। हमारे पास F0 F1 पार्टिकल्स होते हैं बच्चे। ये आपकी ल्यूमेन की लेयर है। तो दिस इज माई F0 पार्टिकल एंड दिस इज माई F1 पार्टिकल। मेरे पास है F0 F1 पार्टिकल बच्चे। मैं ग्रीन कलर से ही आपको लिख के बता रही हूं, ग्रीन नहीं, येलो कलर से। ये F0 है, ये मेरा F1 पार्टिकल है, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन, अब मैं चाहती हूं कि मेरा H+ बाहर जाए। जो F0 है वो मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है, जो F1 है वो बाहर मेम्ब्रेन से प्रोट्रूड आउट हो रहा है, बाहर की तरफ है। जो F1 है बच्चे, वो एक एंजाइम से कपल्ड होता है, विच इज कॉल्ड एज ATPase। एंजाइम क्या है बच्चों? ATPase एंजाइम है। अब देखो, मैं चाहती हूं उस ग्रेडियंट को ब्रेक करना, जिसके लिए मुझे H+ को बाहर मूव करना पड़ेगा। तो H+ मेरा ल्यूमेन से गया स्ट्रोमा में। जब मेरा H+ बाहर गया तो F0 और F1 का जो स्ट्रक्चरल कॉन्फर्मेशन है वो गड़बड़ाएगा, वो चेंज होगा। जब स्ट्रक्चरल कॉन्फर्मेशन चेंज हुआ, उसकी वजह से जो ATPase एंजाइम है जो कपल्ड है F1 से, ये एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही ATPase एंजाइम मेरा एक्टिव हुआ, वो मीडियम से ADP + PI को पिक करके ATP बना देगा। मेरी बात आई समझ? हमें प्रोटॉन ग्रेडियंट जो फॉर्म हुआ है उसको ब्रेक करना है, तभी तो एक बैलेंस बन पाएगा। अब बैलेंस बनाने के लिए हमें H+ को ल्यूमेन से स्ट्रोमा में भेजना पड़ेगा। अब भेजने के लिए मेरे पास है F0 F1 पार्टिकल। जैसे ही 2 H+ यहां से जाएगा, इसका जो स्ट्रक्चर है वो गड़बड़ाएगा, ATPase एक्टिव हो जाएगा और ADP + PI को ऐड करके ATP बनाएगा, ATP बनाएगा। तो दैट्स हाउ योर ATP विल बी फॉर्म्ड। आई मेरी बात समझ में? इसलिए मैंने आपको कहा कि जो ATP है वो फॉर्म होगा बिकॉज ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे बना? बिकॉज ऑफ दीज 3 फैक्टर्स, 1 2 3 जो ग्रीन में आपको लिखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये मैंने आपको समझाया कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर विल बी योर फर्स्ट फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है, फर्स्ट फैक्टर जो आपका रिस्पॉन्सिबल है प्रोटॉन ग्रेडियंट के लिए। वी हैव दिस H2O जो ब्रेकडाउन आपका हुआ है, ये H+ को ल्यूमेन में इंक्रीज कर रहा है। सेकंड फैक्टर आपका साइटोक्रोम जो B6F है, यहां से H+ को बाहर से लेगा, अंदर की तरफ धकेल देगा। दिस इज योर सेकंड फैक्टर, जिसकी वजह से ल्यूमेन के अंदर वापस से आपकी H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है। एंड थर्ड फैक्टर माय डियर किड्स इज योर NADP रिडक्टेज जो यहां प्रेजेंट है। NADP+ में H+ को ऐड कराएगा, स्ट्रोमा से ये H+ को लेगा और उसको ऐड कराएगा, जिसकी वजह से स्ट्रोमा में और ज्यादा कम हो जाएगी H+ की कॉन्सेंट्रेशन। तो बच्चों 3 फैक्टर आपके रिस्पॉन्सिबल है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। फर्स्ट वन जो आपका फोटोलाइसिस है, जिसकी वजह से ल्यूमेन में H+ बढ़ा है। सेकंड आपका जो इलेक्ट्रॉन कैरियर ट्रांसफर कर रहा है, जिससे आपका अगेन ल्यूमेन में बढ़ा है और स्ट्रोमा से कम हुआ है। एंड थर्ड फैक्टर इज योर एंजाइम, जिसकी वजह से आपका स्ट्रोमा से कम हुआ है। देयर बाय वी आर हैविंग द प्रोटॉन ग्रेडियंट। ऑलराइट बच्चों, तो बहुत ब्यूटीफुल से एक वीडियो दिखा रही हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट की और ज्यादा क्लैरिटी आ सके। इस वीडियो को देखते हैं, चलिए। यस, let's see the video. We have photosystem 2 and photosystem 1, everyone. These are the electrons. Electrons आपके ट्रांसफर हो रहे हैं और यहां पे हो रहा है आपका फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होने से ऑक्सीजन गैस बना, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए एंड H+ बना। इलेक्ट्रॉन्स आपके आगे कैरियर को ट्रांसफर कर दिए जा रहे हैं लाइक दिस, एंड H+ का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपका ल्यूमेन में इंक्रीज हो चुका है।
दिस इज योर ATPase, ATP सिंथेज यू कैन कॉल, ठीक है। यहां से आपका H+ बाहर जाएगा, ये F0 पार्टिकल है, ये F1 पार्टिकल आपका था, F0 एंड F1 पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ट्रांसफर हुए आपके, राइट एवरीवन। यस, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये टॉपिक। स्टिल अगर कुछ भी डाउट आपका रह गया तो प्लीज मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। एंड एज यूजुअल वी आर हैविंग द होमवर्क क्वेश्चन, इसका आंसर भी आप मुझे कहाँ देंगे, कमेंट सेक्शन में ही देंगे, ठीक है। कमेंट्स में मुझे उसका आंसर जरूर बताना बच्चों। क्वेश्चन का क्लास कैसे लगी ये भी आप बताना। कुछ भी टॉपिक आपके जहन में हो जो आप समझना चाहते हो, पूछना चाहते हो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू केटर ऑल योर प्रॉब्लम्स। तो कमेंट्स में बताना मुझे बिल्कुल मत भूलना। सेशन को शेयर जरूर करना, आपके जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिसको ये टॉपिक नहीं समझ में आता होगा, उन सबकी हेल्प हो जाएगी। तो शेयर द सेशन। विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एवरीवन। बाय, सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। बाय एवरीवन।